इंट्रोड्यूसिंग मैट्रिक्स मतलब हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम है। जैसे हम ये बात करते हैं कि हमारे पास एक्स जो है, ये फर्ज करें मैथ की बुक्स हैं, ठीक है। अब मैं इनकी प्राइस के हवाले से बात करूँगा, 2x, और y जो है हम कहते हैं जी फिजिक्स की जो बुक है उसकी प्राइस है, ठीक है। 2y मतलब 2 बुक्स ली हैं हमने मैथ की, 2 ली हैं फिजिक्स की, और अमाउंट बन गई है 100, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम 3 लेते हैं फिजिक्स सॉरी मैथ की बुक्स और फिर लेते हैं 4 फिजिक्स की बुक, तो ये अमाउंट बन जाती है फर्ज करें 160, ठीक है। अब मैथ की बुक की प्राइस कितनी होगी और फिजिक्स की, अब इसको हमने सॉल्व करने के जो डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे, जिनमें कि हमारे पास जो है वो एलिमिनेशन मेथड है, कंपैरिजन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। तो अब एक मैट्रिक्स का भी एक मेथड होता है कि हम इस जो हमारा प्रॉब्लम है उसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, मतलब इस तरह से एक मैट्रिक्स बना लें, ठीक है। ये देखें यहाँ पर, और इस साइड को भी मैट्रिक्स फॉर्म में मतलब एक मैट्रिक्स में लिख दें, ठीक है। और अब ये देखें आपके पास यहाँ पे जो इक्वालिटी है, अब ये बजाय 2 दफा लिखने के एक सिंगल टाइम लिखी जाएगी। यहाँ पर इसको हम रेस कर देते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास बन जाएगा इक्वल का साइन। अब हम अपने इस प्रॉब्लम को मैट्रिक्स फॉर्म में लाए, लेकिन अभी इसको हम मोर ब्रेक कर सकते हैं, मजीद किस तरह से लिख सकते हैं कि हम एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएं, मतलब उसमें हम जो वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं उनको लिखें, जैसे ये 2 है, जैसे ये 2 है, ठीक है। मतलब एक्स वाले कोफिशिएंट्स मैंने एक लाइन में एक तरतीब जिसे हम वर्टिकल तरतीब कहते हैं, जिसे हम एक कॉलम कहते हैं, उसमें लिखा। और एक तरतीब है मेरे पास हॉरिजॉन्टल, उसमें मैंने डिफरेंट वेरिएबल लिखे हैं, ठीक है। मेरे पास 2 वेरिएबल हैं, तो इस तरह से ये 1 और 2 एलिमेंट आएंगे एक रो में। इस तरह दूसरी रो में 3 और 4 आ जाएगा। और इसके साथ एक और मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें पहला एलिमेंट लिखेंगे, चूंकि पहला जो टर्म है, पहली जो टर्म है उसमें 2 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पर x लिखेंगे पॉजिटिव साइन के साथ और y भी पॉजिटिव साइन के साथ उसके बाद। और इस तरीके से ये एक मैट्रिक्स बनेगा। मतलब मैट्रिक्स जो है हमें बताता है कि हम जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं हमारे पास, ठीक है, उनके जो हम सॉल्यूशंस फाइंड कर रहे होते हैं वो बेसिकली एक मैट्रिक्स फॉर्म से भी जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारी जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है उसमें बहुत ज़्यादा इसका रोल है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री को उठाएं तो हमें पता चलता है कि जो इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जेम्स सिल्वेस्टर, ठीक है, 1814 से 1897 तक, उस दौर में उन्होंने पहली दफ़ा मैट्रिक्स का वर्ड यूज़ किया था। और थ्योरी ऑफ जो मैट्रिसेस है वो पेश की थी जी सर जो है वो आर्थर केले ने, ठीक है। और उन्होंने 1821 से 1895 तक, ये उनका वो पीरियड है, लाइफ पीरियड, जिसमें उन्होंने वर्क किया। और इसी तरीके से फिर इसके बाद डिफरेंट जो है वो मैट्रिक्स से आगे निकल कर चाइनीज जापानीज तक ये बात गई। जापानीज जो मैथमेटिशियन थे सेकिकोवा, और जर्मन जो मैथमेटिशियन थे गॉटफ्रेड विलियम लेबनीज, ठीक है, उन्होंने जो है वो डिटर्मिनेंट्स को जो है यहाँ पर जो है वो दरियाफ्त किया। मतलब डिटर्मिनेंट्स हमें ये बताते हैं कि आया ये जो हमारे पास ये मैट्रिक्स हमने बनाया है, ठीक है, इसमें इसका सॉल्यूशन पॉसिबल भी है या नहीं, ठीक है, सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। और उसके लिए हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट किस तरह से लेते हैं कि हम जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें 2, 2 और 3 और 4 आ रहा है, इनको हम डायगनली मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब इस डायगनल को इससे, इसको इस डायगनल से मल्टीप्लाई करने का डिफरेंस लेते हैं। मतलब ये बनेगा 2 4 से 8 और 3 2 से 6। और ये अगर 0 आ जाएगा तो फिर मतलब यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि ये सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अब ये 0 नहीं आया, इसका मतलब सोल्यूशन है। मतलब इस तरीके से जो है ये एक पूरी हिस्ट्री बन रही है। तो हम एज अ होल ये कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स होता है हमारे पास, इसमें एलिमेंट्स को मतलब जो है इनक्लोज्ड किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, या इसको पैरेंथेसिस के अंदर भी इनक्लोज्ड किया जा सकता है, मतलब इस तरह की ब्रैकेट भी हो सकती है। अब इसमें जो एंट्री हम लिखते हैं वो लिखते हैं जी, जैसे एक मैंने लिखा 2 3 5, मतलब एक लाइन में इनको रखा मैंने, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम कहते हैं रो, जो कि इससे पिछले लेक्चर में इंट्रोड्यूसिंग जो हमने बनाया हुआ है मैट्रिक्स का, उसके ऊपर आप देख सकते हैं बाकायदा बातें बताई हुई हैं। यहाँ पर आएगा -3 5, मतलब जो भी 7 √2 0 1, ठीक है। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे, इसी मैट्रिक्स को। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होगी और इसको किसी अल्फ़ाबेट से जाहिर किया जाएगा और उसको हम कैपिटल से
जाहिर करेंगे, मतलब ये कैपिटल अल्फ़ाबेट से जाहिर किया जाता है। और फिर दूसरी बात कि इसका जो ऑर्डर होता है उसका हमें कैसे पता चलता है कि जो रोज हैं उनकी तादाद पहले बताई जाती है, मतलब 3 रोज हैं और 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 3 बाय 3 बन जाएगा, या सिंपल इसको 3 बाय 3 ऐसा भी लिख सकते हैं हम। तो एक तो हमें ये पता चल रहा है। फिर दूसरी बात ये कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसमें बहुत ज़्यादा एंट्रीज भी हो सकती है, मतलब ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, मतलब इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद अनइक्वल भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर एक मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ जो कि बी मैट्रिक्स है, फर्ज करें इसमें लिखा हुआ है 5 7 9 और 0 2 1। तो अब ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर होगा तो इसमें रोज और कॉलम बराबर बराबर होंगे जैसे ऊपर मैंने बताया, ठीक है। अब अगर मैं एक ऐसा मैट्रिक्स बनाता हूँ जिसमें के n रोज हो, ठीक है, या m रोज हो और जो एंड n कॉलम्स हो, ठीक है। अब m कोई मतलब नेचुरल नंबर और n कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इतने कॉलम्स हमने बनाने हैं, ठीक है, एक एक जनरल मैट्रिक्स बनाना है। और फिर उसकी जो एंट्रीज हैं ये इसके एलिमेंट्स या इसकी एंट्रीज कहलाती हैं, और जो इनकी खास पोजीशन है, ठीक है, चलें उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ जिसका ऑर्डर है m/n, ठीक है। अब मैं किस तरह से लिखूंगा इसे, मतलब सबसे पहले जो मेरी पहली एंट्री होगी ये पहली रो पहले कॉलम की है, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, इस तरह चलते चलते इसमें n कॉलम्स आएंगे, तो फर्स्ट रो और nth कॉलम, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम लिखेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, और सो ऑन चलते चलते यहाँ पर हम आएंगे सेकंड रो nth कॉलम, ठीक है। फिर इसी तरह अगर हम यहाँ से सो ऑन चलते रहें चलते रहें चलते रहें, मतलब रोज के हवाले से जैसे मैं कॉलम्स में चलता रहा हूँ तो मैं nth कॉलम में आ गया, मैं चलते चलते mth रो में आ गया हूँ, तो ये m रो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, m रो सेकंड कॉलम, m रो और थर्ड कॉलम, और इसी तरह चलते चलते यहाँ पर हम आएंगे तो m रो होगी और nth कॉलम होगा। तो इस तरह से ये एंट्री इनकी पोजीशन हमें यहाँ पर नजर आ रही है कि एक मैट्रिक्स में जो m रोज और n कॉलम होंगे तो किस तरह से लिखा हुआ होगा। और फिर इसकी एंट्रीज अगर हमें बतानी हो, जैसे ये 1 है तो अभी ये सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में, तो हम यूँ लिखेंगे 8 2 3, या इसके एलिमेंट को अगर हम b से जाहिर करें तो b2 3 जो होगा सेकंड रो और थर्ड कॉलम की एंट्री जो है वो हमारे पास क्या है जी 1 है, ठीक है। इस तरह से ये जब हम ऐड कर रहे होते हैं ना मैट्रिसेस को, तो एक जैसी जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है, मतलब सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम की एंट्री दूसरे मैट्रिक्स से सेकंड रो सेकंड कॉलम से ऐड हो रही होती, तो वो हम जब वो लेक्चर देखेंगे आप तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम एक मैट्रिक्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं और कब वो ऐड होने के काबिल होते हैं और कब वो ऐड नहीं हो सकते, ठीक है। अब इसमें ये बात याद रहे कि जो ये एंट्री है जिसमें रो और कॉलम नंबर एक जैसा होता है, मतलब जैसे A22 A33 है ना, AMN, ठीक है। मतलब फर्ज करें ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। मैं फर्ज ये कर रहा हूँ कि m और n जो आपस में क्या है बराबर है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें ये जो एंट्री इस तरतीब में आ रही है, ठीक है, इस तरह से आ रही है, इसे हम कहेंगे डायगोनल एंट्रीज है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, अगर अगर लिखा हुआ होता है यहाँ पर, तो इस तरीके से ये डायगोनल एंट्री है। अब इसमें कोई डायगोनल नहीं है, मतलब ये देखें ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल नहीं होता, डायगोनल होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो मैंने इसलिए कहा कि m और n अगर बराबर हो, और अगर m और n बराबर नहीं है तो फिर ये एंट्री डायगोनल एंट्री नहीं होंगी, फिर ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। और इसी तरीके से फिर हमने देखा कि जो एक मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर किस तरह से लिखा जा सकता है, उसकी तरतीब क्या होती है और उसको बनाने का मकसद क्या होता है।